हाय फ्रेंड्स, लॉ विथ विवेक में आज आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी दिनों बाद हम अपने यूट्यूब चैनल पे आए हैं। अब हम लोग पॉलिटिकल साइंस को ही कवर करेंगे। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस में देखेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। क्या देखेंगे? आज हम लोग बहुत डिटेल से कवर करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को, जो हमारे एग्जाम ऑब्जेक्टिव से भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो जिसमें हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यानी 1872 को 11 चैप्टर में डिवाइड किया हूँ। जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, मैं उसको 11th चैप्टर में डिवाइड किया हूँ। 11 चैप्टर को मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया हूँ। जो चैप्टर हमारे 11th हैं उसको मैं 4 पार्टों में डिवाइड कर दिया। 4 पार्ट में जैसे कि देखा जाए, चैप्टर नंबर 1 से 6 तक मैंने सेक्शन 1 और सेक्शन 75 तक मैंने कवर किया है सेक्शन फर्स्ट में, जो कि जिसको हम लोग जनरल कॉन्ट्रैक्ट के नाम से भी जानते हैं। जनरल कॉन्ट्रैक्ट, या कोई आपसे पूछे कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है उसका जो फर्स्ट से 6 जो टॉपिक है वो सेक्शन कहाँ से कहाँ तक रखा गया है, तो वो सेक्शन 1 से सेक्शन 75 के अंतर्गत उसको रखा गया है, यानी कि वो डील करता है। ठीक है, तो कोई पूछे कि किसके अंतर्गत रखा गया है, तो जनरल कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है। सेकेंड मैंने बताया कि चैप्टर नंबर 7 है वो दोस्तों सेक्शन 76 से सेक्शन 123 को कवर करता है। ये रिपील्ड हो चुका है। मैंने क्या कहा कि चैप्टर नंबर जो 7 है वो सेक्शन 76 से सेक्शन 123 को कवर करता है। ये पहले क्या होता है, रिपील्ड हो चुका है। अब इसको इंडियन सेल्स ऑफ गुड एक्ट में रखा गया है। क्या मैंने कहा कि इंडियन सेल्स ऑफ गुड एक्ट यानी 1930 में रखा गया है। ठीक है, इतनी चीज़ आपको समझ में आई। तो उसके बाद आगे देखते हैं। आगे मैंने बताया कि तीसरा पार्ट हम लोग का क्या है। तीसरा पार्ट जो आएगा वो टॉपिक 8 to 10 तक कवर करेगा। क्या करेगा? जो हम लोग का टॉपिक है वो 8 to 10 कवर करेगा, यानी कि सेक्शन 124 से सेक्शन 238 तक ये डील करता है। यानी कि ये स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। क्या हुआ? स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत हम लोग इसके रखते हैं। किसे रखते हैं? तो सेक्शन 124 से सेक्शन 238 तक स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत इसको हम लोग रखते हैं। जैसे कि हम लोग चौथा टॉपिक देखें। चौथा टॉपिक जो है हम लोग ने बताया कि चौथे टॉपिक में मैंने चैप्टर नंबर 11 को रखा है। चैप्टर 11 जैसे कि चैप्टर नंबर जो 11 है वो कवर करता है सेक्शन 239 से सेक्शन 266 तक। ये भी रिपील्ड हो चुका है। अब ये रिपील्ड हो चुका है तो उसे द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बीच रखा गया है। ठीक है, कितना चीज़ आपको समझ में आई? मैंने क्या चीज़ें बताया, फिर से एक बार रिवीजन करा देता हूँ। मैंने टॉपिक के बारे में डिस्कस किया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में, जिसे हमने 4 पार्टों में डिवाइड किया। इस 4 पार्टों के अंतर्गत मैंने 11 चैप्टर को लिया है। 11 चैप्टर इसमें हम लोग कवर करेंगे। जैसे कि चैप्टर नंबर 1 से 6 तक हमने सेक्शन 1 से सेक्शन 75 तक को डील करता है, जो जनरल कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत हम लोग ने रखा है। चैप्टर नंबर 2 के अंतर्गत हम लोग रखते हैं 7। जो चैप्टर नंबर 2 है उसके अंतर्गत हम लोग ने चैप्टर नंबर 7 को रखा है। और चैप्टर नंबर 7 जो है सेक्शन 76 से सेक्शन 123 को कवर करता है, यानी ये पहले रिपील्ड हो चुका है। अब इसे हम लोग इंडियन सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930 के अंतर्गत इसे हम लोग रखते हैं। ठीक है, इतने चीज़ें मैंने रखा। उसके बाद चैप्टर नंबर जो हम लोग को 8 to 10 पढ़ना है उसे मैं तीसरे पार्ट में रखा हूँ। किस में रखा हूँ? तीसरे पार्ट में रखा हूँ। तीसरे पार्ट में मैंने रखा 8 to 10 को। 8 to 10 सेक्शन वो सेक्शन 124 से सेक्शन 238 को कवर करता है। या ये भी दोस्तों 10 है वो सेक्शन 124 से सेक्शन 238 को कवर करता है या डील करता है। इसे हम लोग स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत रखते हैं। किसे? स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत रखते हैं। और मैंने जो चौथा पार्ट आपको बताया, चौथा पार्ट है वो चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 को हम लोग चौथे पार्ट में रखते हैं, जो सेक्शन 239 से सेक्शन 236 कवर करता है। ये पहले रिपील्ड हो चुका है। अब इसे द इंडिया पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बीच रखा गया है। ओके, इतनी बातें आपको समझ में आई?
आगे अब हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक में देखा जाए जैसे कि दोस्तों मैंने अभी बताया आपको कि जनरल कंटेक्ट फर्स्ट टॉपिक में मैंने बताया जनरल कंटेक्ट जो 1 to 6 टॉपिक को कवर करता है, सेक्शन 1 से सेक्शन 75 को कवर करता है। उसी तरह हम लोग स्पेसिफिक कंटेक्ट देखे हैं तीसरे नंबर पे। स्पेसिफिक कंटेक्ट में हम लोग ने क्या देखा है, स्पेसिफिक कंटेक्ट के अंतर्गत मैंने देखा है कि जो टॉपिक 8 है वो कवर जो करती है वो कवर कर रही है क्या, वो सेक्शन 124 से सेक्शन 147 को कवर करती है। ठीक है, तो इसमें हम लोग को ध्यान देना है कि स्पेसिफिक कंटेक्ट है क्या। स्पेसिफिक कंटेक्ट है क्या, स्पेसिफिक कंटेक्ट जो है, स्पेसिफिक कंटेक्ट के अंतर्गत हम लोग इंडेमनिटी और गारंटी के बारे में पढ़ते हैं। इंडेमनिटी और गारंटी होती क्या है, जो सेक्शन 124 से सेक्शन 147 को कवर करती है। तो ठीक है, इस इंडेमनिटी क्या होती है, तो कंपेंसेंट फॉर लॉस। ठीक है, यानी तो कहा जाए कि किसी लॉस को प्रोटेक्ट करना, क्या, किसी लॉस को प्रोटेक्शन देना। यानी कि कोई भी वस्तु है या कोई भी व्यक्ति है कि जब किसी वस्तु को मान लीजिए 5 रुपये में ख़रीदा और दूसरे व्यक्ति को 4 रुपये में उसको बेच दिया, तो उसको क्या हुआ, लॉस हुआ ना। तो उस लॉस को क्या करती है, प्रोटेक्शन देती है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, कंपेंसेट फॉर लॉस। और हम लोग कंटेक्ट, स्पेसिफिक कंटेक्ट का डिफिनेशन जानने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ। मान लीजिए ये ए हैं महोदय हैं, ये बी महोदय हैं। ठीक है, ये ए महोदय हैं, ये बी महोदय हैं। तो ए ने किसी वस्तु को बी को कितने 20 लाख में बेच दिया। ठीक है, जब ए ने बी को 20 लाख में बेच दिया, यानी ए क्या हुआ, इंडेमनीफायर हो गया। ए क्या है, इंडेमनीफायर है, और ये बी क्या है, इंडेमनीफाइड है। यानी कि इंडेमनीफायर ए ने, यानी कि इंडेमनीफाइड को अपनी संपत्ति 20 लाख में बेच दी। ठीक है, फिर ए ने अपनी जब संपत्ति 20 लाख में बी को बेच दी, तो बी महोदय ने जब संपत्ति को लिया और 20 लाख रुपए ए को दे दिया, यानी कि इंडेमनीफायर को दे दिया। किसने दिया, तो इंडेंटिफाइड ने दे दिया। इंडेंटिफाइड ने दे दिया, इंडेमनीफाइड होता है भाई। इंडेमनीफाइड को जब दे दिया वो, तो जो बी महोदय हैं यानी इंडेमनीफाइड जी हैं, इनको संतुष्टि न मिली, तो इन्होंने क्या कहा कि ए महोदय, मान लीजिए कि आज मैं आपसे ये संपत्ति 20 लाख में ले लिया, कल के थर्ड पार्टी आके इस पर कोई कब्जा करे या आपत्तिजनक चीज़ें बताए कि भाई जो आपकी ने प्रॉपर्टी लिया है ए से, उस प्रॉपर्टी में मैं भी साझा किया हूँ या मैं भी पार्टिसिपेट हूँ या मेरा भी उसमें अधिकार है, तो इस प्रकार तो मेरा पूरा लॉस हो जाएगा। किसने कहा, बी ने कहा कि इस प्रकार तो मेरी जितनी भी संपत्ति है, मैंने जितने भी पैसे आपको दिए, मेरे सब तो लॉस में चले जाएंगे। तो बी महोदय ने क्या कहा, यानी इंडेमनीफायर जी ने कहा कि भाई चलो मैं आपको इसको प्रोटेक्शन देता हूँ। क्या देता हूँ, मैं आपको एक प्रोटेक्शन देता हूँ कि अगर मेरी वजह से या किसी तीसरे या किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपको कोई लॉस होता है, तो ए महोदय ने बी से कहा कि आपको मेरी वजह से या किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपको कोई भी लॉस होगा, तो मैं उसको भुगतान करने के लिए आपको इंडेमनीफाइड प्रोवाइड करता हूँ। यानी कि उसमें कोई भी आपत्तिजनक लॉस होता है आपको, ठीक है, तो उसका पूरी भरपाई मैं करूँगा। किसने कहा, तो इंडेमनीफायर ने कहा, यानी ए महोदय ने कहा। किससे कहा, तो इंडेमनीफाइड से, यानी कि बी महोदय से कहा। तो चलिए ठीक है, अब डिफिनेशन हम लोग देख लेते हैं कि स्पेसिफिक कंटेक्ट का जो डिफिनेशन होता है वो डिफिनेशन है ये कंटेक्ट बाय विच वन पार्टी प्रॉमिस टू सेव द अदर फ्रॉम द लेस केसेस टू हिम बाय द conduct of the promise himself or by the conduct of any other person is called a conduct of indemnity। यानी कि ए महोदय ने, जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी संपत्ति देता है, तो वो जो दूसरी पार्टी जब उसको पूरी अपनी संपत्ति, यानी कि आपकी संपत्ति 1 लाख की है, आपने 1 लाख रुपए में दूसरी को बेच दिया, और दूसरा व्यक्ति जो आपको 1 लाख रुपए दिया, देने के बाद जो होता है, जैसे कि मान लीजिए कि ये मेरी संपत्ति है, मैंने इनको 1 लाख में बेच दिया,
जब 1 लाख में मैंने ये संपत्ति इनको बेच दिया, तो मान लीजिए कि कल के दूसरी पार्टी आए या हमारा छोटा भाई आया, वो बोले कि भाई इस पेन को आपने इस 1 लाख में जो बेचा है, इस पेन को जो आपने 1 लाख में बेचा है, इसमें हमारा भी कुछ हिस्सा था या हमारा भी कुछ पार्टिसिपेट था, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि जो जिसने ख़रीदा था वो व्यक्ति सोचेगा कि हमारा पूरा का पूरा पैसा क्या हुआ, डूब गया। तो इसलिए ये जो ए महोदय थे उसने इंडेमनिटी प्रोवाइड किया था। इंडेमनिटी प्रोवाइड करने का मतलब ये होता है कि मैं पूरी गारंटी लेता हूँ कि कोई थर्ड पार्टी इस पे कोई आपत्तिजनक सवाल उठाती है या इसकी थर्ड पार्टी की वजह से या हमारे द्वारा किसी प्रकार का आपको नुकसान होता है, तो उसकी पूरी भरपाई क्या करेंगे, हम करेंगे। इसलिए वो उन्होंने थर्ड पार्टी को क्या किया था, इंडेमनिटी फाइड प्रोवाइड कर दिया था। तो इस चैप्टर से इतना ही।